हाँ तो मेरे दर्शी वालों क्या हाल चाल। तो तुम बोल रहे थे साइंस और सोशल साइंस का कुछ करना है, तो सोशल साइंस के लिए ले आऊं पहला तुम्हारा भूगोल का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन आंसरों को समझते चलो और बड़ी अच्छे से इनको करते चलो। यही तुम्हारे तिमाही के पेपर में आना है, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ करना है नहीं है, क्योंकि तुम पढ़ भी तो किससे रहे हो, है ना। तो ये सोच के जल्दी जल्दी फटाफट देखो, पहला चैप्टर का देखो। मृदा एवं संसाधन का पहला देखो जरा, क्वेश्चन क्या है। तीन राज्यों में नाम बताइए जहां पे काली मृदा पाई जाती है। तुम्हारा अभ्यास का है पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइनल में तुम्हें 100% मतलब बहुत ज्यादा चांस है इसके, ये तुम्हें मिलेगा ये क्वेश्चन, है ना कहीं, या तो तुम्हारा तिमाही मिल जाएगा, तुम्हें 6 माही में मिल जाएगा, या फिर 12 माही मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तीन राज्यों के नाम बताना जहां पे काली मृदा पाई जाती है। तो तीन राज्य अपने कौन कौन से है जहां पे काली मृदा पाई जाती है, तो वो है अपना, एक है महाराष्ट्र, दूसरा है अपना मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे तीनों पे क्या कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा। और आगे पूछ रहा है काली मृदा में सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है। तो फसल का ध्यान रखना, कपास। कौन सी होती है सबसे अच्छी फसल, कपास। तो का से काली मिट्टी और का से कपास, ध्यान रखना। तो काली मृदा में सबसे अच्छी फसल जो होती है वो कौन सी होती है, अपनी कपास की होती है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत नहीं आई, ये तुम्हें याद करके आना है, ठीक है। तुम लोग नोट्स को बोल रहे हो बार बार, सर नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स कहाँ मिलेंगे। मैं तुम्हें आखिरी में बताऊंगा कि नोट्स तुम्हें कैसे लेना है, तुम कैसे इनको याद करना है, ठीक है। सारे तरीके में तुम्हें बताने वाला हूँ। आगे देखो जरा, जल और मिट्टी की दो विशेषताएं। जल और मिट्टी की दो विशेषताएं बार बार पूछ रहा है, पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों अच्छा लगता है एग्जामिनर को, पर तुम्हें करके जाना है। तुम्हें क्या, तुम्हें तो तुम्हारे 2 नंबर से मतलब। तो जल और मिट्टी की दो में से सबसे पहले तो एक बात अच्छी समझ लेना, जो मिट्टियों में जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है वो कौन सी होती है, जल और मिट्टी। तो पहला पॉइंट ये है, यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है, तो पहले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे दूसरा देखो जरा, इसमें साधारणतः पोटास, फास्फोरिक अम्ल और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जा रहा है। तो क्या क्या पाया जाता है, पोटास, फास्फोरिक अम्ल और चूना, ये भी अच्छे से अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखना जरा, जल और मिट्टी की दो विशेषता के बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम। भारत में मुख्यतः कितनी मिट्टियां पाई जाती हैं, 6। 6 की 6 अपने को याद होनी चाहिए, बिल्कुल मुंह जुबानी, ठीक है। तो कौन कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी को रेगल मिट्टी बोलते हैं, या तो काली लिख दो या फिर रेगल में दो, तुम तो काली लिख के आ जाना, यही बहुत है, ठीक है। आगे देखना, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो ये 6 की 6 मिट्टियां भारत में पाई जाती है मुख्यतः, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तुम्हें करना है इसको याद, ठीक है। आगे देखो जरा, अगला पूछ रहा है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब है कि भैया मृदा की हानि कैसे होती है, मृदा की हानि किसको बोलते हैं। तो मृदा अपरदन किसे कहते हैं, तो मृदा के कटाव या बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। ये भी बहुत पूछा जाता है, मृदा के कटाव या बहाव को क्या बोलते हैं, पर मृदा बह जाती है, कट जाती है, बीच बीच में दर्रे पड़ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मृदा अपरदन बोलते हैं। आगे देखो जरा, तो और संसाधन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसाधन क्या है, तो पर्यावरण में पूरे हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तुएं उपलब्ध है, जितनी भी वस्तुएं हैं, एक सुई से लेके छोटी सुई से लेके बड़ी बड़ी मशीनों तक, ये सारे क्या है अपने संसाधन। इनका उपयोग करते हैं अपन किसी न किसी रूप में। तो वह प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, मानव की आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त की जाती है, वो क्या कहलाती है, अपनी संसाधन कहलाती है। ये भी क्वेश्चन तुम्हें याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आने की संभावना है इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, सतत पोषणीय विकास, ये भी बार बार पूछा जाता है। सतत पोषणीय विकास क्या है, तो सबसे पहले तो सतत पोषणीय विकास का मतलब समझो कि अपने को जितने भी अपने संसाधन है, जितने लोहा हो गया, कहीं कोयला मोयला हो गया, अब ऐसा नहीं कि अपन निकालते ही जा रहे हैं, तो इनका ऐसा उपयोग करना है अपने को, ये पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचाए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बच जाए। तो ये क्या हो जाएगा, अपना सतत पोषणीय विकास, ये भी तुम्हें याद करना है। सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों का आवश्यकताओं का अवलोकन ना हो। इसका मतलब यही है कि भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहा है संसाधन, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो मृदा संरक्षण क्या है भैया, पहला क्या हो रहा था, मृदा अपरदन हो रहा था। मृदा अपरदन के बाद क्या आ रहा है, मृदा संरक्षण आ रहा है। तो मृदा संरक्षण क्या होगा, मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही क्या होता है, मृदा संरक्षण होता है। मृदा के कटाव या बहाव को रोकना भी मृदा संरक्षण होता है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है, मृदा संरक्षण भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, बांगर क्या है। बांगर भी बहुत पूछ रहा है, तुम्हारा 9वीं पूछ रहा है, 10वीं में अलग पूछ रहा है, ये बांगर क्या है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। ये नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है, ये नदी द्वारा प्राचीन मृदा है। तो सबसे ज्यादा जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी रहती है, जो पुरानी हो जाती है, उसको क्या बोल देते हैं अपन, बांगर बोल देते हैं। ये अपनों को ध्यान रखना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो एजेंडा 21। एजेंडा 21 भी बहुत पूछ रहा है। एजेंडा 21 क्या है? कुछ नहीं है भैया, ये एक घोषणा है। पहली बात तो क्या है, ये घोषणा है, ठीक है। उसके बाद 1992 में ये ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरा, ये शहर का ध्यान रखना, कहां पे? ब्राजील का रियो डी जेनेरा में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की गई थी, ठीक है। ये एजेंडा 21 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो ये है अपना पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में से बस यही कर जाओ, इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर और देख लो साथ साथ में। दूसरा चैप्टर क्या है अपना? दूसरा चैप्टर का नाम क्या है अपना? वन्य जीव संसाधन। दूसरा चैप्टर और देख जाओ, रुक जाओ, हट जाओ, है क्या नहीं। दूसरा है देखो पर्यावरण एवं वन संसाधन, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखो जरा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र तो भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र कह दो या पारितंत्र कह दो, बात एक ही है। तो समझो जरा, भौतिक पर्यावरण या उसमें रहने वाले जीवों को, भौतिक पर्यावरण में क्या पूरे ये जीव आ गए, जीव जंतु ये जितने भी है ये सब रहते हैं एक जगह पे, उनके घेरे को क्या बोल देते हैं अपन? पारितंत्र बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखो जरा, अभ्यारण्य किसे कहते हैं? अभ्यारण्य भी देख लो क्या है। अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों की समान होते हैं। अभ्यारण्य कैसे होते हैं? राष्ट्रीय उद्यानों के समान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है भैया? सरकार क्या करती है, एक बहुत बड़ी 100-200 बीघा एकड़ जमीन ले ली, ठीक है, उसको है ना रिजर्व कर दी, उसके चारों तरफ तार फेंसिंग करवा दी, बोल दिया कि ये भैया अभ्यारण्य है, ये सरकारी जमीन है, यहाँ पे जीव जंतु रहेंगे, ठीक है। तो उनको क्या बोल देते हैं? अभ्यारण्य बोल देते, ठीक है। तो ये वन्य प्राणी को संरक्षित और प्रजाति को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक स्थल है, यहाँ बिना अनुमति के शिकार न करना मना है, ठीक है। बोलते हैं अपने गांव में भी आ जाते हैं कभी कभी प्लांटेशन वाले, ऐसे ही यहाँ पे ये अभ्यारण्य वाला सिस्टम है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके जाना। अगला क्वेश्चन देखो जरा, केंद्रीय वन आयोग क्या है? तो केंद्र सरकार ने, ये डेट ध्यान रखना, केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई? 1965 में। 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। इसका कार्य आंकड़ों व सूचनाओं को एकत्रित करना, तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना, बाजारों का अध्ययन करना और वन विकास में लगी संस्थाओं को कार्यों को सम्मानित करना। मतलब वन से संबंधित जितने भी कार्य वगैरह कौन देखेगा? अपना केंद्रीय वन आयोग। ये क्वेश्चन भी तुम्हें करके जाना है, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 100% आएगा, 100% लिख के दे रहा हूं। जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता क्या है? जैव विविधता में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्य की अनेक जातियां और उपजातियां आती है। तो जितनी भी जातियां और उपजातियां हैं मनुष्य की, जितने पेड़ पौधे की जातियां कितने हैं, जानवरों कितनी जानवर हो गए, बंदर हो गए, हाथी हो गए, ये सारे के सारे जीव जंतु जिनमें जान है, पेड़ पौधों में जान होती है। तो ये सारे जितनी भी ये सारे क्या में आते हैं? अपनी जैव विविधता में आते हैं, ठीक है। जैव विविधता के कारण मानव को अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की वस्तुएं प्राप्त होती है जिसमें उनका अस्तित्व पृथ्वी पर बना हुआ है। अतः जैव विविधता मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी तुम्हें करके जाना है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में ये क्वेश्चन ये नहीं है, ये है ओटी वाला। कैसा है? इसमें ये ध्यान रखना है अपने को, उत्तराखंड में क्या है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? उत्तराखंड में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? मध्य प्रदेश में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? अपना राजस्थान में, ठीक है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। केरल में क्या है? पेरियार बाघ उद्यान। असम में क्या है? मानव बाघ रिजर्व। ये अपने को ध्यान रखना है, इससे ओटी 100% आएगी तुम्हारी। अभी फोटो खींच लो भले तुम इसका नहीं मान रहे, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आई ओटी में तुम 7 तारीख के बाद जैसे ही तुम्हारा पेपर हो जाए सामाजिक विज्ञान का, जैसे ही तुम मुझे कमेंट करके बताना सर इसमें से फंसा कि नहीं फंसा, ठीक है, पूरा की पूरा। आगे देखो जरा, अगला क्वेश्चन है, भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ये तीनों भाग ध्यान रखना, कौन कौन से भागों में? एक आरक्षित वन और एक रक्षित वन और एक आवर्ती वन। तीनों को समझ लेते जरा। आरक्षित वन क्या था? देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र में आरक्षित वन घोषित किए गए। आधे से ज्यादा कौन से है? आरक्षित वन, ठीक है। वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की दृष्टि से इन्हें सबसे अधिक मूल्यवान माना गया है। तो किसको माना गया है सबसे ज्यादा अधिक मूल्यवान? आरक्षित वन को, ठीक है। उसके बाद रक्षित वन देखो, वन विभाग के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग रक्षित वन है। इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। तो ये हो गया अपना रक्षित वन। अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार और व्यक्तियों के स्वामित्व में आते हैं, जो अपने निजी क्षेत्र में आ जाते हैं, उनको कार्य में रख दिया है अवर्गीकृत वन में, ठीक है। तो ये हो गया अपना दूसरा पार्ट के भी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। पहले पार्ट करवा दिए, दूसरे पार्ट करवा दिया। अब मुझे कमेंट करके बता देना इतिहास के चाहिए तो मैं पहले
इतिहास के दोनों चैप्टर के चाहिए कि अर्थशास्त्र के दोनों चैप्टर के चाहिए कि राजनीति के चाहिए, ठीक है, वो मैं तुम्हें हालचाल डालते चलूंगा, ठीक है, जितना जल्दी हो सकेगा। और अगले काय पे वीडियो चाहिए, क्या विज्ञान पे चाहिए कि गणित पे चाहिए कि काय पे चाहिए, वो तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट जरूर करना। और ये वीडियो बता देना कैसी लगी कि नहीं, ठीक है, ये तुम्हारी प्रेजेंट है, प्रेजेंट हाजिरी तुम ऐसी लगाओ कमेंट करके, मुझे भी पता चले कौन कौन वीडियो देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है, ठीक है। बाकी ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी बाकी आगे मिलते हैं, ठीक है। जय श्री राम।